बोल रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए किया है। ऑपोजिशन ने अगर बजट बोला है, ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो आपने सुना अखिलेश यादव जो कि इस बजट पर अपना रिएक्शन दे रहे थे, और धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं सरकार बचाने वाला बजट ला दिया है। अब बजट की यहाँ तारीफ हो रही है, लेकिन वो अभी भी सरकार बचाने वाला बजट कह रहे हैं। ये बात तो आप भी मन ही मन कह ही रहे थे कि सबसे पहले बजट में अगर बिहार का नाम आया, आंध्र प्रदेश का नाम आया, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। बात ये है कि इस देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए बगैर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है? ऐसी कौन सी योजना है? तो उत्तर प्रदेश को अछूत प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों कर दिया? मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बजट देना बंद कर देंगे। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार की तरफ से कोई एक भी हाईवे उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया गया। छोड़कर बन सकता है क्या देश विकसित देश? क्या कह रहे हैं? बिहार को छोड़कर भी बन सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को छोड़कर बन जाएगा क्या? आप बताइए। उत्तर प्रदेश को पता है आपको क्या बजट मिलता है? नहीं, उत्तर प्रदेश को क्या मिला ये बता दीजिए ना। वो राज्य जिसे सबसे ज्यादा बजट मिलता है वो उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश इसलिए बजट मिलता है क्योंकि उसका हकदार है। पता था आपको? उसका हकदार है वो। ये पता था आपको? उसका, अब आप कह दो अच्छा, आप हकदार हो गया? सुन लीजिए ना, अभी मिल नहीं रहा था, हकदार हो गया? नहीं, अब सुनिए, अब आप कह दो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, इसमें कौन सा फैक्ट है मुझे बता दीजिए जो आप बता रहे हैं।
नहीं तो आप तो बजट की बात करें तो आबादी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ए पर आप बोलो तो आप बी के पास भागते हैं, बी की बात करो तो आप जी के पास। मैं बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट क्या बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना रुपया दिया गया बता धर्मेंद्र जी, दीजिए। हकदार तो हर राज्य है, सिर्फ उत्तर प्रदेश है ये कहना भी तो गलत होगा ना। हकदार तो हर राज्य है, पूरा देश का हर राज्य है सर। लेकिन ये भी बात सही है उनकी। अब सुनिए, दूसरी बात। ये बात सही है कि जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास फोकस दिखा रहा है कि ये जिस सरकार बनी है उसका ध्यान रखा गया है। प्रकाश जी के पास 10 सेकंड में जोड़ती है। एक बार प्रकाश जी के पास, हाँ एक मिनट, एक बार जरा प्रकाश जी के पास चलिए। 10 का कंट्रीब्यूशन होता था, केंद्र सरकार का 90%, 10% स्टेट गवर्नमेंट। यही चाहते थे आप लोग? यही तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने न अपना लाइन डाइल्यूट किया है न बदला है। हम लोग सब दिन से कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए न मांगते हैं जो केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिलती है, और क्या होता है। लालू जी कहते हैं कि हम लेके और अब लालू जी ले लेंगे। लालू जी अपने तो यूपीए में मंत्री थे, तब तो बिहार के इस मांग को हमेशा खारिज करते थे। आज अब बोल रहे हैं तो अब लालू जी हैं तो बोलते हैं। तो लालू यादव कल तक नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे थे कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए हैं, अब आप इस्तीफा दीजिए। अब आज का जो बजट आया है उसमें 26,000 करोड़ की एक्सप्रेसवेज, 21,000 करोड़ की परियोजनाएं और उसके अलावा जैसा कि प्रकाश जी बता भी रहे थे गया में सर्किट, ये बहुत से ऐलान हैं जो खासकर बिहार को ध्यान में रखकर किए गए। एक बार प्रगति के पास चल रहे हैं। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है, पुनीता उनके साथ भी कुछ मेहमान है। प्रगति, जरा इस बजट पर रिएक्शन लीजिए, क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में ध्रुव पाठक जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ध्रुव जी, सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर चार्ट के जरिए भी लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं टैक्स स्लैब को लेकर सबसे पहले आपका एक रिएक्शन। टैक्स स्लैब जो हुआ है युवाओं का बजट है, पूरा न्यू इंडिया का बजट है। आज तक ये लोग बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं, अब किया है तो ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपोजिशन के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई सरकार बचाने के लिए आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखें तो ग्राउंड पर आम लोगों का बजट है, युवाओं का बजट है, और युवाओं को 1 लाख करोड़ रुपया मतलब युवाओं के लिए सरकार ने दिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। बिल्कुल, पुनीता भी मौजूद है। पुनीता, बिल्कुल देखिए, बार बार ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि गरीब, किसान और युवाओं पर, महिलाओं पर ये बजट जो है फोकस रहेगा, तो किस वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले और कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस बजट को? इस बजट को 100 में से 100 नंबर मिलेगा। और बजट देखें तो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए मोदी जी की जब से गवर्नमेंट आई है वो आम लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ तक कि गरीब को पक्का घर देने का वादा किया, 3 करोड़ नया घर बनाएंगे। पिछली बार भी उनने 2-2.5 करोड़ घर नया बना के ऑलरेडी उसने दे दिया है। तो अभी इस बार इनने 3 करोड़ नया घर का टारगेट रखा है। तो ये आम आदमी का बजट है और आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। किसान को क्या मिला, जरा इसको आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि किसानों पर फोकस करने की बात तो कही गई थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं मिली है। नहीं, देखो, किसानों के लिए देखें तो ये वीज पावर मेगावाट का पावर प्लांट दिया, और किसानों को जो पावर ज़्यादा देंगे उसको सिंचाई के लिए ज़्यादा आसानी होगी और उसको ज़्यादा पानी मिलेगा। तो ये एक तरीके से देखें तो सब तरीके का समावेशी बजट है और किसानों को आमतौर पे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड योजना भी लगाई है सरकार ने, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ डीके गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुप्ता जी, यहाँ पर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो एकदम धड़ाम हो गया है इस पूरे सर्वेक्षण के बाद, और जैसे ही सर्वे सामने आया है इसके बाद इस पर इतना असर क्यों पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में जो रिफॉर्म लिए गए हैं उसकी वजह से बाज़ार में ये जो टेम्परली डाउन है, मुझे नहीं लगता बाज़ार लंबे समय तक ऐसा रहेगा। और बाज़ार जो है बहुत जल्दी दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है किसी भी, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल या जो B2B इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बाज़ार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ये सेंटिमेंटल हैं। लॉन्ग टर्म जो सरकार की पॉलिसी में बहुत अच्छी हैं, चाहे वो इसमें अभी भी दिखाया गया बहुत सारे जो टैक्स स्लैब्स में छूट दी गई है, किसानों के लिए दिया गया है, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, इवन हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको बढ़ावा दिया गया है। तो कुछ 1-2 पॉइंट हैं जिससे बाजार के सेंटिमेंट्स कुछ तो उनको धक्का लगा है, बट इट इज़ नॉट परमानेंट। ये बहुत टेम्पररी है, बाजार फिर दोबारा बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा और लॉन्ग टर्म में बाजार में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताइए, क्योंकि कई सेक्टर्स हैं और जब हम बजट की बात करते हैं तो हर एक सेक्टर पर सरकार को ध्यान देना होता है और ये काफ़ी चुनौती भरा भी हो जाता है। कौन से सेक्टर में आप देख रहे हैं सबसे बदलाव किया गया हो या फिर वहाँ पर जो प्रतिशत है बढ़ा दिया गया हो? प्रगति, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं
तो डॉक्टर डीके गुप्ता से पूछिए कि उनके हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ आया है कि नहीं आया है। वो तो सबकी सेहत बनाते हैं, उनकी सेहत कुछ बनी है कि नहीं है इस बजट में? हेल्थ के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। लास्ट ईयर जो लगभग 90,000 करोड़ का बजट था, उससे पहले 74,000 करोड़ का बजट था। इस साल मुझे लगता है कुछ इजाफा होगा, जो अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, बट डेफिनेटली हेल्थ केयर में बजट में अच्छी उम्मीदें थी हमें कि 2.5% जो जीडीपी का खर्च कर रहे थे उसका उम्मीद थी कि 3-3.5% तक करेंगे। और उसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, बहुत बड़ी मशीनों पर CT है, MRI है, कैथ लैब है, रोबोटिक सर्जरीज है, इनकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर हमें अपेक्षा थी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज 30% जो है इस समय वो कम हो जाएगी। जो इसेंशियल मेडिसिन हैं खास करके, या जो ऐसी मेडिसिन जो बहुत कॉमन यूज़ की हैं, उन पर GST दरों में कमी आएगी। तो इस तरह की कुछ उम्मीदें थी। 80D की बात कर रहे थे हम लोग कि 83D जिसके थ्रू बहुत सारे ध्यान रखा गया है। मैम, मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज़ में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही कोई तो आपने सुना डिम्पल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। डिम्पल यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी सबसे पहले इस बजट पर रिएक्ट करने वाली। अभी बाकी राजनीतिक दलों का रिएक्शन नहीं आया है, यहाँ तक कि बिहार की पार्टियों का भी रिएक्शन नहीं आया है मानी, लेकिन अखिलेश यादव ने सबसे पहले रिएक्ट करा है इस बजट को लेकर। अब एक बार आप बोलना चाह रहे हैं, जिंदल जी बोलिए। मैं मार्क्स दिए थे 90-100 में से, अब डिटेल स्टडी के बाद मार्क्स रिवाइज करना चाहूंगा 95 मार्क्स। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटे का टारगेट कम किया गया है 4.5% मात्र 2024-25 के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा। हर सेक्टर को लड्डू पेड़े रेवड़ियां दी गई हैं, एलोकेशन दी गई हैं और घर का धन भी बचा लिया गया है। बहुत ही टैलेंटेड बैलेंसिंग एक्ट एक कुशल बाजीगर की तरह उन्होंने किया है। गिफ्ट्स दिए, सॉफ्ट्स दिए, इंसेंटिव्स दिए, रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, यूथ के लिए एलोकेशन की, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेशन की, इनकम टैक्स कम कर लिया। उसके बाद भी सरकारी घाटा आज के ग्लोबल स्लोडाउन में भी कम का टारगेट रखा है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in की तरफ से पूरा मुबारकबाद सरकार को। यही होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, यही होती है एक बहुत अच्छी सर्कमस्टांसेस को समझ के ग्लोबल स्लोडाउन के समय में एक घर का पैसा इंटैक्ट रखना। आज अमेरिका, चाइना, जर्मनी सब जगह ये दिक्कत आ रही है, स्लोडाउन है, लेकिन हिंदुस्तान ने एक चीज करके दिखाई है। दुनिया अब दुनिया के बजट इसको फॉलो करेंगे कि किस तरीके से हर सेक्टर को राहत, रिलीफ। देखिए आकाश जी, मूडीज ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत हद तक वैश्विक अर्थव्यवस्था भी डिपेंडेंट है, निर्भर कर रही है। क्योंकि आपने जैसा कहा, भारत एक ऐसा देश है जो कि अपनी जो एक गति है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की, वो बनाए रखे है। अब ऐसे में आपने जो बात बोली है कि हर सेक्टर में एक मुनाफा करके देना या फिर एक ऐसी पहल करना जिससे फायदा पहुंचे, ये बड़ा मुश्किल हो पाता है। एक बार चंद्रप्रकाश जी इस बात पर रिफ्लेक्ट करिए कि जो चुनावी सरगर्मी थी उसके बाद का जो चुनावी भार है, या फिर मैं राजनीतिक भार कहूं, वो भी इसमें पूरा होता नजर आता है। फिस्कल डेफिसिट 4.9 से 4.5, ये बहुत बड़ी खबर है, वो भी होता नजर आ रहा है। रोजगार के नजरिए से 4 करोड़ 10 लाख नौकरियों की बात कर रही है वित्त मंत्री, ये भी बहुत बड़ी बात। चाहे वो इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, जो बिहार जो चुनावी मजबूरियां गिनाई जा रही हैं कि आंध्र प्रदेश और बिहार को इसलिए पैसा ज्यादा दिया गया क्या उनके लिए स्पेसिफिक घोषणा की गई है। ये पूरा बजट नहीं पढ़ती है वित्त मंत्री, इसमें अभी सारे जो कह रहे थे यूपी को कुछ नहीं मिला, यूपी को जो मिला उसको जब तक बिहार की चाहे सरकार किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी जी के ये जो बेईमानीपूर्ण जो बिहार के बोली लगाने का जो ये है वो हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से कम कुछ भी नहीं चाहिए। ये थे आरजेडी और बीजेपी के विधायक, इन्होंने ठीक है चंद्रप्रकाश जी, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर